वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं और आप यहाँ पे मिलकर पढ़ रहे थे केमिकल इंडस्ट्रीज का हमारी बुक का लास्ट चैप्टर, और अब हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व। शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे, अब हमारे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए जिनको हमने इस लेक्चर में सॉल्व करना है। उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आप सबको पता है, मैंने आप सबको बताया हुआ है कि कार्बोनेट के साथ जब भी हाइड्रोजन लगा होता है तो ये बाइकार्बोनेट होता है। और हमें पूछा गया है कि इसको सोडियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन हमसे पूछी गई है कि ये कन्वर्जन कैसे होती है। तो आप सबको याद होना चाहिए कि ये कन्वर्जन हमने कहाँ पढ़ी थी। सबसे पहली बात तो यही है कि इसको हमने स्टडी किया था सॉल्वेज प्रोसेस में। ठीक है, सॉल्वेज प्रोसेस में हमने इसको स्टडी किया और अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी 6-7 जो हमारे गुजरे हैं वो भी सॉल्वेज प्रोसेस से रिलेटेड थे और क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्वेज प्रोसेस से रिलेटेड है। तो सॉल्वेज प्रोसेस में आप सबको याद होगा कि कैल्सिनेशन जो हमारा 4th स्टेप है कैल्सिनेशन का, इस प्रोसेस में ये कन्वर्जन होती है। ठीक है, कैल्सिनेशन 4th स्टेप है, ये बात याद रखनी है। तो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग होगी। यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि इसको किस तरह से लिखना है। रिएक्शन एज इट इज है, जो रिएक्शन एज इट इज है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको बिल्कुल उसी तरह से पेपर के लिए भी तैयार करना है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में, ये अब आप इसको कर देंगे हीट अप, और हीट अप करने के बाद क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन इसके अलावा बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ वाटर वेपर्स। ठीक है, H2O, वो भी गैसियस फॉर्म में होगा, इसलिए हम इसको वाटर वेपर्स कहेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से रीयूज हो जाएगी। बल्कि हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस प्रोसेस को चाहिए होती है, वो यही होती है जो रीयूज हो जाती है। ठीक है ना, ये सब आपको याद होगा। तो जब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेपर में आएगा, तो ये सारी की सारी डिटेल लिखनी बहुत जरूरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट की सिंपल हीटिंग थी जिसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो गया। आप सबको पता है कार्बोनेट हो किसी कंपाउंड में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन जरूर होती है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रोडक्ट बनना है, वो हमें ऑलरेडी पता है। और जितनी भी चीजें रह जाती हैं उससे हमने हमेशा बात की हुई है कि वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स नहीं, हमेशा लिक्विड फॉर्म में भी वाटर बनता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन पेपर में अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इज अबाउट रिएक्शंस एंड देन इट इज अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि आपका रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी इस क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ आ गया और आपको ये भी पता चल गया कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ अमोनिया इज रिकवर्ड इन द सॉल्वेज प्रोसेस। तो अमोनिया कैसे रिकवर होता है, आप सबको पता है, लास्ट स्टेप है अमोनिया रिकवरी टावर में। ठीक है, अमोनिया रिकवरी टावर की तरफ जाएंगे और अमोनिया रिकवरी टावर में क्या होगा, अमोनिया रिकवरी टावर में स्टूडेंट्स ये होगा कि अमोनियम क्लोराइड यूज होगा। हम बारी बारी बात कर लेते हैं कि ये अमोनियम क्लोराइड जो यूज हो रहा है ये कहाँ से आया, ये कार्बोनेटिंग टावर से आया। ठीक है, कार्बोनेटिंग टावर से आया आपका अमोनियम क्लोराइड, कार्बोनेटिंग टावर। और इसके अलावा क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा, और ये कहाँ से आया, ये लाइम के से आया। ठीक है, डिटेल हमने ऑलरेडी पढ़ी है, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको भूले ना ये चीजें। अब हम इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं, जो रिएक्शन बेसिकली होगा जिसमें कि आपका जो अमोनिया है वो रिकवर हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड यूज होगा, ये कहाँ से आए हैं, ये बातें पेपर में जरूर लिखें, इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट लगेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है और इसका रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस फॉर्म में है। ये जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं ये याद रखनी बहुत जरूरी होती है, इनसे पता चलता है कि रिएक्शन जब हो रहा है तो कौन सी चीज किस तरह से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ अब क्या प्रोडक्ट्स में अमोनिया आ जाएगा, क्योंकि देखें रिएक्टेंट साइड पे अमोनियम क्लोराइड है तो यहाँ से अमोनिया तो निकलेगा। ठीक है, अमोनिया आ जाएगा प्रोडक्ट साइड पे, गैसियस फॉर्म में गैस है, ये हम सबको पता है। साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होगा और इसके अलावा बन जाएंगे वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स आपने देखा कैल्सिनेशन के प्रोसेस में भी अभी हमने पढ़ा, इधर वाटर वेपर्स ही होंगे, इधर लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा, लेकिन वाटर की फॉर्मेशन दोनों रिएक्शंस में हुई।
जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिकवर हुआ कैल्सिनेशन के प्रोसेस में, वहाँ पे भी वाटर की फॉर्मेशन हुई, और जहाँ पे अमोनिया रिकवर हुआ अमोनिया रिकवरी टावर में, वहाँ पे भी वाटर की फॉर्मेशन हुई। और केमिकल रिएक्शन का क्योंकि बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से यहाँ पे हम उसके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, ये आप सबने ज़रूर लिखना है। अमोनिया रिकवरी टावर में वो सारी की सारा अमोनिया रिकवर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम क्वांटिटी ऐसी है जो फ्रेश अमोनिया की इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है, वरना जो मेजॉरिटी क्वांटिटी है ना, वो अमोनिया रिकवरी टावर में रिकवर हो जाती है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई है। साथ ही साथ इसके बारे में आप सबने ये भी याद रखना है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट साइड पे, दिस इज द ओनली वेस्ट ऑफ दिस होल रिएक्शन। ठीक है, पूरे सॉल्वेज प्रोसेस का ये वाहिद वेस्ट है, इसके अलावा कोई वेस्ट नहीं है कैल्शियम क्लोराइड के अलावा। इसके अलावा जो चीज़ है वो रीयूज हो रही है, रिकवर हो रही है, और कोई भी चीज़ वेस्ट में नहीं जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले गए हैं, हमने यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए हैं। हमने बात करनी है अमोनिया की प्रिपरेशन की। देखिए, अमोनिया की प्रिपरेशन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है। ठीक है, अमोनिया की प्रिपरेशन किस तरह होगी। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की बात करें अगर, तो आप सबको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसे होती है, आपके हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन है और हेबर्स प्रोसेस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो आई एम रियली होपिंग कि आप सबको वो सब कुछ याद होगा। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, जब पेपर में लिखना है आपने क्या लिखना है, आपने इसकी सारी की सारी कंडीशंस लिखनी है लाजमी। ठीक है, कंडीशन सबसे पहले तो आपको याद होगी टेम्परेचर की। ठीक है, क्या था टेम्परेचर? टेम्परेचर है स्टूडेंट्स 450 डिग्री सेल्सियस। ये वो कॉम्प्रोमाइज या ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे हम पहुंचते हैं। ठीक है, टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर क्या था? प्रेशर जब आपने पेपर में लिखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैंने किलो पास्कल के यूनिट में भी पढ़ाया और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक यूनिट में भी पढ़ाया है। तो क्योंकि बुक में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह इस यूनिट में लिखा हुआ है, तो आप सबने भी यही लिखना है। ठीक है, वैल्यूज चेंज नहीं है, वैल्यूज बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनके यूनिट चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपके जो वैल्यू के नंबर ऑफ जीरोज है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन आपने याद रखना है कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि बुक में मेंशन्ड है, तो आपने पेपर में भी यही लिखना है। इसके अलावा अब अगर रिएक्शन लिखें हम यहाँ पे, तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है। मैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस लिख रही हूँ बिकॉज आई होप कि आप सबको अब तक ये याद होगा। ठीक है, हमने अमोनिया की जो प्रिपरेशन है ये बहुत पहले पढ़ी है, और जब भी केमिकल रिएक्शन लिखें तो उसके जो एरोज होते हैं ना, उसके ऊपर लाजमी मेंशन किया करें कि कंडीशंस क्या होती हैं। साथ ही साथ हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, हमारे पास हो गई अमोनिया की फॉर्मेशन, और अमोनिया का ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। अब कितना वॉल्यूम चाहिए था इन सब चीज़ों का, ये लाजमी याद रखना है। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का चाहिए था। ठीक है, 1:3 मैंने आपको पढ़ाई थी, याद होगा आप सबको। 3 वॉल्यूम हमें चाहिए हाइड्रोजन के। ठीक है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन है, और 3 वॉल्यूम्स हैं हाइड्रोजन के। साथ ही साथ एक कंडीशन रह गई, एंड आई होप आप सबको वो याद होगी, वो क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट। ठीक है, कि कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है। तो कैटलिस्ट आप सबने याद रखना है कि जो यूज हो रहा है वो है आयरन कैटलिस्ट। आयरन कैटलिस्ट है, और ये सारी की सारी कंडीशंस, ये आपकी पहली कंडीशन है टेम्परेचर, दूसरी कंडीशन है प्रेशर, तीसरी कंडीशन है आपके पास कैटलिस्ट, और इस तरह से आपके पास अमोनिया की प्रिपरेशन हो जाती है। कौन से प्रोसेस से? हेबर्स प्रोसेस से। ये चीज याद रखनी है आप सबने। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, इसमें हमने सारी की सारी अमोनिया की प्रिपरेशन की चीजें कवर कर ली हैं। इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए हमें अब आता है, क्योंकि हमने इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स है ना वो कवर कर लिए हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है, तो आप सबने याद रखना है पूरी थ्योरी को जो मैंने आपको बताई थी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ था। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो प्रोसेस हुआ, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम की फॉर्मेशन जो है ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसको बहुत सारे साल लगे थे। ठीक है, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स थे, और कहाँ पे थे ये बात आपने याद रखनी है, सी के अंदर बात हो रही है, अंडर वाटर बात हो रही थी। ठीक है, तो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी डाइड। ठीक है, इन द सी डाइड। इनके डेथ के बाद क्या हुआ, इनके डेथ के बाद ये हुआ कि
अब क्योंकि इनकी डीकम्पोजिशन, इनका डिके शुरू हो गया, डीकम्पोजिशन शुरू होगी, बेसिकली इनकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो प्रोसेस था ना डीकम्पोजिशन का, इसको लग गए इतने साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट। और जब ये कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ कि यही चीजें कन्वर्ट हो गई किस चीज में, ये कन्वर्ट हो गई एक डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड में। ठीक है, गौर से सुनने वाली बातें हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट सारा का सारा याद रह जाएगा। डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स थे जो कि अंडर द सी, जो कि अंडर द वाटर इन द सी थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी दैट डाइड करने के बाद, डेथ के बाद उनकी डीकम्पोजिशन हुई और बहुत सालों तक हुई और उसके बाद प्रोडक्शन हो गई किस चीज की, डार्क ब्राउन विस्कस लिक्विड की। और ये जो डीकम्पोजिशन हुई इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व था उसकी कंडीशंस क्या थी, तो कंडीशंस आप सबने याद रखना है। कंडीशंस ये थी कि द प्रोसेस टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एक तो कंडीशन है एब्सेंस ऑफ एयर और दूसरी क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर, ये नेचुरली इनको कंडीशंस मिल गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब उनका डिकम्पोजिशन हुआ तो those dead plants and animals and their remains were converted into a dark brownish viscous crude oil। ये है पूरा प्रोसेस और इस पूरे प्रोसेस को आप सबने याद रखना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट्रोलियम की जितनी फॉर्मेशन है ये मैंने आपको समझा दी है। जब शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना उसकी हेडिंग बना लिया करें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड हाउ इट इज कैरिड आउट। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, हेडिंग किस तरह बनानी है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस तरह हेडिंग बना देनी है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये आपकी हेडिंग हो गई कंप्लीट। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो रिफाइनिंग का क्या मतलब है, रिफाइनिंग का मतलब है उसकी प्योरिफिकेशन है, उसमें सेपरेशन है। बेसिकली क्रूड ऑयल में क्या होता है, क्रूड ऑयल में आप सबको याद होगा बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको सेपरेट आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिफाइनिंग का प्रोसेस क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस, ठीक है, जिसमें सेपरेशन, ये मैं आपको बता रही हूँ, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स दिखते हैं, फ्रैक्शंस दिखते हैं, एक ही बात है, वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है ये बेसिकली वही प्रोसेस है जो कि हम जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये वही प्रोसेस है। रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ही बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक ही बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए हम इसी प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये मेथड, अब इसके अगली हेडिंग आपने पता है क्या देनी है, आपने अगली हेडिंग देनी है इसके मेथड की। ठीक है, डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन कर दी। अब मेथड में आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, मेथड में आपने बताना है कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कलर चेंज करके लिखने का मेरा मकसद ये है कि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें मिक्सचर सेपरेट हो जाता है इनटू इट्स फ्रैक्शंस। किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है कंडेंसेशन और एक होता है वेपोरेशन। सबसे पहले आप सबको पता है वेपोरेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद कंडेंसेशन का होगा। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ही एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे जिसके बाद फ्रैक्शंस जो हैं वो सेपरेट आउट होंगे। इनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेक्चर में, तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इसको हमने पेपर में किस तरह लिखना है। ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से पेपर में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक, हमारी जो हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है ना, हर टॉपिक को हम कवर करते जा रहे हैं। तो हम अब जिस की तरफ आएंगे, जाहिर सी बात है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन इज गिव अ यूज ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का यूज बताना है आपने, केरोसिन ऑयल का यूज बताना है। केरोसिन ऑयल का जो यूज है ना स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी यूज हो सकता है। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घरों में, ठीक है, घरों में एज अ फ्यूल यूज हो सकता है। और साथ ही साथ ये जेट फ्यूल के तौर पे भी यूज हो सकता है। जेट फ्यूल के तौर पे क्यों, क्योंकि इसका एक स्पेशल ग्रेड फ्यूल
मिलता है जो कि जेट फ्यूल में यूज हो जाता है। तो केरोसिन ऑयल के ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बेसिकली, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल के हेडिंग जब आप देंगे तो यूजेस ऑफ केरोसिन ऑयल लिख दें। तो इस तरह से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें, साथ ही साथ इस पॉइंट फॉर्म में ना पूरे सेंटेंसेस लिखें ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट लगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया। सिर्फ केरोसिन ऑयल नहीं, बाकी जितनी फ्रैक्शंस है ना उन सबके यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, विच इज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। देखिए, जब आप डिफरेंस बताएंगे तो क्या चीजें बताएंगे, आपने पढ़ा क्या क्या है, आपने जो चीजें पढ़ी हैं जाहिर सी बात है आप डिफरेंस में उन्हीं को मेंशन करेंगे। तो डिफरेंस में आपने क्या चीजें, सबसे पहले तो याद रखना है जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए ना, आप कोशिश किया करें टेबल बना के इसको सॉल्व किया करें। डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डिफरेंस पूछा गया दो चीजों के दरमियान में, तो कैसे सॉल्व करना है, एक तरफ आप हेडिंग दें डीजल ऑयल की और दूसरी तरफ आप हेडिंग दें फ्यूल ऑयल की, टेबल बना दें इसका। फ्यूल ऑयल और डीजल ऑयल की आपने हेडिंग दे दी, अब आप क्या करें, एक और हेडिंग दें, सब हेडिंग्स दें कि किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, आपने देखें कार्बन एटम्स का नंबर पढ़े, आपने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़े, आपने इनके यूजेस पढ़े। यही है वो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे आपने डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की हेडिंग दे दिए और अब हम इनका डिफरेंस लिखेंगे। कार्बन एटम्स का क्या नंबर है, डीजल ऑयल में C13 से C15 तक होता है और फ्यूल ऑयल में ये कितना होता है, C15 से C18 तक। ठीक है, होते ही आगे पीछे ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे पीछे पहले डीजल ऑयल आएगा C13 से C15 और फिर फ्यूल ऑयल आएगा। इस तरह आपको समझ ये भी आ रहा होगा कि देखें ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इसमें 13 से 15 तक के जो कार्बन एटम्स है वो मौजूद है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ, वो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, जाहिर सी बात है जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही डिफरेंसेस है ना, इन जितने फ्रैक्शंस हैं उन सबके डिफरेंसेस यही होंगे, इसी बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आपके पास डीजल ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 250 से 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक रेंज क्यों है वो भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसलिए। और फ्यूल ऑयल का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। और यही वजह है कि आपके पास सबसे पहला जो फ्रैक्शन सेपरेट आउट होता है वो यही फ्यूल ऑयल सेपरेट आउट होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स सब इनके यूजेस की सेपरेटली। तो यूजेस की जब हम बात करेंगे तो यूजेस में आपको याद होगा कि आपका जो डीजल ऑयल है ये फ्यूल के तौर पे यूज होगा, बस, ट्रक, रेलवे इंजन, शिप्स, इन सब के फ्यूल ऑयल के तौर पे यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल के तौर पे। और जो फ्यूल ऑयल है वो किस लिए यूज होगा, वो इंडस्ट्रीज में यूज होगा। कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में यूज होगा, बॉयलर्स और फर्नेसेस के लिए, फॉर बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। ठीक है, इंडस्ट्रीज में इन दो चीजों के लिए यूज होगा। जो फ्यूल यूज हो रहा है डीजल ऑयल में ये बसेस में भी यूज हो जाएगा, ट्रक्स में भी, रेलवे इंजन में भी, शिप्स में, एक्सेट्रा, हर चीज में। तो अब आपको समझ में आया डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे करनी है। टेबल बना के करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, नीट लुक आएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए ना उसके हिसाब से ही उसका आंसर लिखना चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स अगर आप लिखेंगे तो बड़ा आसानी से आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, which is write down the names of 4 fractions obtained by fractional distillation of residual oil। देखें, फ्रैक्शंस को जब पढ़ें तो ये मत एक्साइटेड हो जाइएगा कि हम सिर्फ पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस की बात करें, डिटेल देखा करें कि किसकी फ्रैक्शंस की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है रेजिडुअल ऑयल की फ्रैक्शंस की। ठीक हो गया, रेजिडुअल ऑयल की कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं आप सबको याद है कि हमारे पास रेजिडुअल ऑयल के जो फ्रैक्शंस हैं वो आप सबको याद होंगे, वो हैं लुब्रिकेंट्स सबसे पहले। ठीक है, लुब्रिकेंट्स, उसके बाद क्या है, पैराफिन वैक्स, देन देयर इज एस्फॉल्ट एंड फाइनली देयर इज पेट्रोलियम कोक। ठीक हो गया, ये हैं सारे के सारे रेजिडुअल ऑयल के फ्रैक्शंस, ये डिफरेंट हैं। ठीक है, आपके जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के 6 फ्रैक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, रेजिडुअल ऑयल के डिफरेंट हैं। और ये सारे के सारे सेपरेटली क्यों हम इनको काउंट करते हैं, क्योंकि ये वो हैं जिनका टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, तब इनकी सेपरेशन होगी, इस तरह से इनकी सेपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लुब्रिकेंट्स हैं पैराफिन वैक्स, एस्फॉल्ट और पेट्रोलियम कोक। इन सब की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फिर अलहदा से करनी पड़ती है, वरना इसका कोई फायदा नहीं होता। ये
वैसे जिस टेम्परेचर पे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी है उस पे इनकी सेपरेशन नहीं होती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर से डिफरेंस के बारे में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। अब क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल में क्या फर्क है? सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा है कि डिफरेंस की जब भी बात आए तो एक टेबल ड्रॉ किया करें, टेबल ड्रॉ किया करें, एक तरफ हेडिंग दिया करें, मतलब एक हेडिंग आप, क्योंकि आपसे दो चीजों का डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, तो दोनों की आपने साइड बाय साइड हेडिंग देनी है। ठीक है, इस तरह से हमने दे दी इनकी हेडिंग्स। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं डिस्कस बारी बारी, मतलब हम इन दोनों के डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। देखें, क्रूड ऑयल क्या चीज है? क्रूड ऑयल बेसिकली ये चीज है कि डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड है। ठीक है, और ये कैसे ऑब्टेन हुआ है? ये ऐसे ऑब्टेन हुआ है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन की वजह से। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज्ड, इस वजह से ये ऑब्टेन हुआ है। लेकिन रेजिडुअल ऑयल कहाँ से आया है, इसकी आपने क्या करना है, डेफिनेशन इसको समझ लें, या आप ये समझ लें कि हम इसका सोर्स भी साथ ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। रेजिडुअल ऑयल कहाँ से आया है? दिस इज द लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू। ठीक है, ये रेजिड्यू है। किसका रेजिड्यू है? क्रूड ऑयल का रेजिड्यू है। क्यों है? क्योंकि क्रूड ऑयल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था, हाई प्रेशर चाहिए था, इसी वजह से इसकी सेपरेशन नहीं हुई और ये एज इट इज़ रह गया। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आप इनके प्रोडक्ट्स की कि इनमें क्या क्या सेपरेशन होती है। प्रोडक्ट्स में दोनों की बात करें कि अगर आप इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि क्रूड ऑयल में क्या है कि इसकी होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और उसके बाद 6 फ्रैक्शंस आएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, और एक फ्रैक्शन जो आएगा उसको हम कहते हैं रेजिडुअल ऑयल। ठीक है, तो क्रूड ऑयल इज बेसिकली गिविंग आउट 7 फ्रैक्शंस, लेकिन उसमें एक रेजिडुअल ऑयल है जो कि उस जो रेजिडुअल ऑयल है ना, ये खुद एक फ्रैक्शन नहीं, इसमें मजीद बहुत सारी फ्रैक्शंस है। और जब हम बात करेंगे रेजिडुअल ऑयल के फ्रैक्शंस की तो वही है हमारे पास लुब्रिकेंट्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स। आई होप ये अब चारों नाम अभी तक आपको याद हो गए होंगे। एसफॉल्ट और पेट्रोलियम कोक। आई होप आपने खुद ही गेस कर लिया होगा, क्योंकि अभी तक हम ये इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी हमें ये याद हो गया होगा। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से आपके ये डिफरेंसेस हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 17, विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग में कौन सा, गैसोलीन या पेट्रोल। ठीक है, गैसोलीन और पेट्रोल। हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग जरूर दें। इस शॉर्ट क्वेश्चन की आप क्या हेडिंग देंगे? पेट्रोलियम फ्रैक्शंस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, गैसोलीन या पेट्रोल। शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे ये नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो साथ ही साथ इसका कार्बन रेंज भी लिख दीजिएगा, C7 to C10, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 80 to 170 डिग्री सेल्सियस, वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपने बता देना है कि यूजेस की हेडिंग दें, और यूजेस के बाद बताएं कि इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, जो उन्होंने क्वेश्चन किया है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन की एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी और आपका क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट लगेगा। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमारे एक्सटेंसिव क्वेश्चन अब रह गए, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इन्हीं सारे क्वेश्चन को रिवाइज करें, क्योंकि ये सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस तरह के पॉइंटर्स आपके पेपर में होने चाहिए, आपके आंसर में होने चाहिए, उनको भूलना नहीं है। एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा, जो वाकई आसान है। सिर्फ अभी आपको मुश्किल इससे लग रहा होगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अगर आपको मुश्किल नहीं लग रहा तो इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस सही जा रही है। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, MCQs भी। तब तक आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इससे जरूरी है कि अभी आप एक दफ़ा इन शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लें। आप इनको करें रिवाइज। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।